हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हमारा टॉपिक एमसीक्यूज़ का वंस अगेन आपके साथ में है। और इट्स नॉट अ टॉपिक, तो एमसीक्यू सीरीज़ ही हमारी चल रही है पूरी। तो रिवर्स इंजीनियरिंग से अलग अलग टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करते हैं। सो रूल ये रहता है कि क्वेश्चन के बाद आपको पॉज करना है और आंसर मार्क करना है, देन विल डिस्कस द सोल्यूशन। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप मुझसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। So let's see the first question. Which of the following has a direct negative effect on agrobiodiversity? Intensive use of pesticides, GM crops, fertilizers, organic farming. आप मुझे comment section में इसका सही आंसर बता सकते हैं. So take a pause. वीडियो को आप पॉज कर दीजिए और आंसर देखिए. सो आई होप आपने पॉज किया होगा. नाउ यहाँ पे ना बहुत ही एक ट्विस्ट है. देखो, फर्टिलाइजर्स टर्म जब भी यूज़ की जाती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, लेकिन फर्टिलाइजर्स का गुड इम्पैक्ट भी होता है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं कहा गया है, फर्टिलाइजर कहा गया है. तो 1 तो इसका आंसर होगा ही होगा. सो 1 अब हर एक में है तो डजंट सॉल्व आवर क्वेश्चन. चलो 3 को हम माइनस कर देते हैं. ऑर्गेनिक 4th को तो हम पक्का कर सकते हैं कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट इसका बिल्कुल नहीं होगा. तो 4 इस ऑप्शन में है, तो एटलीस्ट दिस कुड नॉट बी द आंसर. फर्टिलाइजर भी नहीं हो सकता. सो 3 2 में आ रहा है, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर. तो आंसर इज 1 and 2. 1 and 2. जीएम क्रॉप्स आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी कम करेगा, क्योंकि जब आपने जीएम क्रॉप्स एक खेत में लगा दिए तो उन्हीं के बीच में उसकी ब्रीडिंग, बाकी जो क्रॉस ब्रीडिंग है वो शुरू हो जाएगी होना बाकी के क्रॉप्स के साथ. तो वो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी, एग्रो बायोडाइवर्सिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा. सो 1 and 2 आर द राइट आंसर्स. तो ये डी था आंसर आपका, 1 and 2. ठीक है. सो एग्रो बायोडाइवर्सिटी क्या है? इन्वायरमेंट, जेनेटिक रिसोर्सेज, मैनेजमेंट सिस्टम्स, इन सब के बीच का इंटरैक्शन एग्रो बायोडाइवर्सिटी है. और जो प्रैक्टिसेस कल्चरली लोग यूज़ करते हैं उसको आप एग्रो बायोडाइवर्सिटी बोलते हो. तो इसमें हर चीज़ आती है आपकी, नॉन हार्वेस्टेड स्पीशीज से लेकर स्पीशीज एग्रो सिस्टम्स तक, एग्रो इकोसिस्टम्स तक. तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं एग्रो बायोडाइवर्सिटी के. प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, फूड सिक्योरिटी इंक्रीज होती है, इकोनॉमिक रिटर्न्स अच्छे आते हैं, फार्मिंग सिस्टम्स आपके स्टेबल होते हैं, ह्यूमन न्यूट्रिशन आपकी इम्प्रूव होती है, मेडिसिन में यूज़ हो सकता है. सो इट हैज़ वेरियस यूजेस. अब देखो, लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी, फर्टिलाइजर्स नहीं, केमिकल फर्टिलाइजर्स लिखा है. ओके. सो क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो वन थिंग. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 is, consider the following statements with reference to Environment Protection Act 1986. The Government of India enacted the Environment Protection Act of 1986 under Article 253 of the Constitution. The act was enacted in the wake of Bhopal gas tragedy that occurred on 26 April 1986. ना ये हम लोग स्टैटिक में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो पॉज करके इसका आंसर मुझे बताइए. और यहाँ पे ध्यान रखिए, जब भी स्टेटमेंट, अभी तो मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, मैं बता रही हूँ. बहुत बार हम आंसर गलत करके आते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है नॉट करेक्ट, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको दिखेगा कि दोनों ही ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, क्योंकि यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 253 जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर ही हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए थे. और भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुई थी उसके बाद ही हम ये लेके आए थे. दोनों बातें ठीक है, और ये हम स्टार्टिंग में बहुत बार पढ़ते हैं. आर्टिकल 253 देखो क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो नया लॉ बना सकते हैं इंडिया के अंदर, अगर उनको कोई फॉरेन में वो जाके ट्रीटी, कन्वेंशन, एग्रीमेंट साइन करके आए हैं, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए वी कैन मेक अ न्यू लॉ. सो एक्ट इन्वायरमेंट को कैसे डिफाइन करता है? इन्वायरमेंट क्या है इस एक्ट के अकॉर्डिंग? वाटर, एयर, लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप्स क्या है? इकोसिस्टम. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट, चाहे सॉलिड, लिक्विड, गैसियस सब्सटेंस हो जो कि इन्वायरमेंट और ह्यूमंस के लिए इंजूरियस है. हजार्डस सब्सटेंस include any substance or preparation which may cause harm to human beings or living creatures, microorganisms, plants, property and environment. तो ये definitions आपकी दे रखी हैं एक्ट के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements with reference to Biological Diversity Act 2002. It was enacted, Biological Diversity Act 2002, for giving effect to the provisions of UN Convention on Biological Diversity Act 19 ये convention थी, Convention on Biological Diversity 1992. The headquarter of the National Biodiversity Authority is located in Dehradun.
अगेन टेक अ पॉज और इसका बताइए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द करेक्ट। सो आई होप आपने पॉज लिया होगा तो आपको पता चलेगा स्टेटमेंट ठीक है फर्स्ट वाली। सो 1, दूसरी इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके, कमेंट सेक्शन में बताइए। चेन्नई में, राइट, हेडक्वार्टर्स इनके चेन्नई में है। नाउ इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको पता है कि हमको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बचानी है, सस्टेनेबल यूज जो है कंपोनेंट्स का करना है। सो 3 tier स्ट्रक्चर हमको इसमें देखने को मिलता है। यू हैव नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी नेशनल लेवल पे, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड स्टेट लेवल पे, और लोकल लेवल पे वी हैव बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज BMCs लोकल लेवल पे। Next question is, consider the following statements with reference to Animal Welfare Board of India. It is a statutory advisory body on animal welfare laws. It is established under Wildlife Protection Act 1972. तो देखो यहाँ पे लिखा है नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं। तो अगर आप करेक्ट दोगे तो आप आंसर गलत कर दोगे, तो इस हिसाब से आंसर बी होता है कि ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है ना। विच ऑफ द स्टेट, अगर करेक्ट आता तो 1 ओनली आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है तो 2। तो नॉट करेक्ट में क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर नहीं था, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड ये, और द एक्ट वॉज द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ये हेडक्वार्टर बल्लभगढ़ हरियाणा में है। ओके, यहाँ पे भी देखो नॉट करेक्ट पूछा है, तो ध्यान से आंसर मार्क करना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट समग्र शिक्षा जल सुरक्षा। It aims to create awareness about water conservation among all the school students in the country. It is a target of 1 student 1 day save 1 liter of water. तो अगर दोनों करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाएगा तो बोथ 1 and 2 आएगा, लेकिन नॉट करेक्ट पूछा गया है तो क्या आएगा, डी, नीदर 1 and 2, क्योंकि समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान जो है वहाँ पे स्कूल के बच्चों को अपने पानी का कंजर्वेशन का महत्व बताना है। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आपको स्टूडेंट्स को कंजर्वेशन ऑफ वाटर के बारे में सिखाना है, पानी की जो कमी हो रही है इसके बारे में उनको अवगत कराना है। प्लस टारगेट्स क्या है, 1 student 1 day एंड to save 1 liter of water, 1 student 1 year to save 365 liters of water, 1 student 10 years to save 3650 liters of water। इसलिए ये प्रोग्राम जो है वो लाया गया है। सो इट कवर्स 1.16 million schools, 156 million स्टूडेंट्स और 5.7 million टीचर्स ये लोग कवर कर रहे हैं इस स्किल के अंदर। सो आज का MCQ में मेन मुझे आपको यही बताना था, क्योंकि अभी आई एम रीडिंग फॉर यू तो करेक्ट नॉन करेक्ट पे मैं फोकस कर रही हूँ, लेकिन कभी हम पढ़ते भी नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन आया ना, तो वी डोंट इवन रीड दिस सेंटेंस, हम सीधा आंसर मार्क करके आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑफर अभी फ़िलहाल चल रहा है, वीरो UPSC कोड यूज़ करके ये सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। RM बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच जो लोग 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन। एंड अभी वीरो UPSC इज़ द कोड दैट यू कैन यूज़। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों टेस्ट है 26 मार्च को, तो ये टेस्ट ज़रूर दीजिए। 0% EMI पे भी कोर्सेज आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।